हेलो एंड वेलकम बैक। आई होप आप लोगों को फर्स्ट मॉड्यूल अच्छे से समझ में आया हो। अभी हम सेकेंड मॉड्यूल कवर करेंगे। सेकेंड मॉड्यूल के 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट एयर पोल्यूशन, दूसरा पार्ट वाटर पोल्यूशन, तीसरा पार्ट लैंड पोल्यूशन एंड चौथा पार्ट नॉइस पोल्यूशन। सो मॉड्यूल 2.1 एयर पोल्यूशन, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे एयर पोल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स क्या है, मतलब पोल्यूटेंट्स किन किन पार्टिकल्स को एज अ पोल्यूटेंट कंसिडर किया गया है, स्मॉग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वेट ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है एंड आखिर में ओजोन लेयर डिप्लीशन। आइए एक एक करके सब कवर करते हैं। सबसे पहला एयर पोल्यूशन क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। बेसिकली एयर पोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस होते हैं, जो रिजल्ट करता है बहुत ही ज़्यादा भयानक इफ़ेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के ऊपर। बेसिकली ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस का इंट्रोडक्शन एटमॉस्फेयर के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं एयर पोल्यूटेंट के, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। Primary pollutants are those that are released directly into the atmosphere from a source. Basically, primary pollutant ऐसे टाइप के एयर pollutants होते हैं जो डायरेक्टली जैसे वो है उसी तरह से वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम बोलते हैं PM, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो एक बार अच्छे से देख के जाना। पार्टिकुलेट मैटर ऐसे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं। इसके प्राइम एग्जांपल्स है PM 2.5 and PM 10, particulate matter 2.5 and particulate matter 10। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये डायरेक्टली रिलीज होते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx। ये हाई टेम्परेचर कंबशंस में फॉर्म होते हैं। चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में प्रोड्यूस होते हैं। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं और इनकम्प्लीट तरीके से वो जल रहे हैं, जनरली कोल को जब हम जलाते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड मेजरली प्रोड्यूस होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब ठंडी के इलाके में कि रात में कोल को जला के नहीं, या फिर जो जो ऐसे हीटर जो कोल का इस्तेमाल करते हैं उनको रात में जला के नहीं सोने को, अदरवाइज कार्बन पॉइजनिंग हो सकती है। और आखिरी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजीली रूम टेम्परेचर में इवेपोरेट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। Secondary pollutant are those that are formed in the atmosphere through chemical reactions between primary pollutants and other atmospheric components. Basically, secondary pollutant ऐसे टाइप के pollutants होते हैं जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, जो कि बने हैं केमिकल रिएक्शन से, जो प्राइमरी pollutants और अदर एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स के केमिकल रिएक्शन से बनने वाले pollutants को सेकेंडरी pollutants कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए ओजोन O3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ओजोन मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ये याद रखना कि ओजोन जो है फोटोकेमिकल स्मॉग का एक मेजर कंपोनेंट है। sulfuric acid H2SO4, it is a major component of acid rain,
and nitric acid is another major component of acid rain. So ये 3 पॉइंट याद रखना कि फोटोकेमिकल स्मॉग, ओजोन जो है वो फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एसिड रेन का पार्ट है. ओके, एनी डाउट स्टिल हियर? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट. किसको, किन किन पॉल्यूटेंट्स को एक्चुअली पॉल्यूटेंट्स का दर्जा दिया गया है? ऐसे 6 पॉल्यूटेंट्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA के द्वारा दर्ज किए गए हैं, जो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के ऊपर. ऐसे 6 पॉल्यूटेंट्स रेगुलेट किए जाते हैं उनके द्वारा. ये 6 पॉल्यूटेंट्स क्या है? पहला, पार्टिकुलेट मैटर. दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड. तीसरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. चौथा, कार्बन मोनोऑक्साइड. पांचवा, ओजोन. एंड आखिरी, लेड. सो एक एक करके देखते हैं क्या क्या है. जैसे कि हमने कवर किया था कि पार्टिकुलेट मैटर मेजरली 2 टाइप के होते हैं, PM10 एंड PM2.5. ये ऐसे टाइप के फाइन एंड कोर्स पार्टिकल्स होते हैं जो लंग्स में काफी अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं. PM2.5 and PM10 are fine coarse particles that can penetrate deep into the lungs. Whereas, second point, sulfur dioxide contribute to acid rain. ये acid rain create करने में contribute करते हैं और respiratory problems भी cause करते हैं. तीसरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जनरली इन्वॉल्व होते हैं स्मॉग फॉर्मेशन और एसिड रेन में. कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन डिलीवरी को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज़ 230 times more, like I would say it has an affinity 230 times more than an oxygen to combine with hemoglobin. मतलब जो ऑक्सीजन है वो हम जब इनहेल करते हैं हवा को और हमें ऑक्सीजन मिलता है तो ये हमारे लंग्स में जाके जब कैपिलरीज के द्वारा लाइक ब्लड के साथ एयर का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन पार्टिकल्स एक्सचेंज होता है, तब ऑक्सीजन पार्टिकल्स हेमोग्लोबिन के साथ लाइक टाई अप करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाते हैं. बट अगर जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जोड़ के कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अ टेंडेंसी 230 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन टू कंबाइन विथ हेमोग्लोबिन. दैट्स व्हाई कार्बन पॉइजनिंग होता है. पांचवा, ओजोन. ओजोन एक मेजर कंपोनेंट है स्मॉग का और वो लंग टिश्यूज में डैमेज पहुंचा सकता है. आखिरी, लेड. लेड is very infamous to have severe effects on nervous system, especially in children. Any doubts still here? Okay. So next, smog. Smog एक टाइप का विजिबल हेज है जो रिजल्ट होता है एयर पोल्यूशन से. It is a type of visible haze that results from air pollution. स्मॉग मेजरली 2 टाइप के होते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग एंड लंडन स्मॉग. अच्छा, यहाँ पे लिखा तो नहीं है स्मॉग का फॉर्मेशन कैसे होता है. स्मॉग का जो लाइक वर्ड का जो इन्वेंशन हुआ वो था स्मोक प्लस फॉग. इसका फर्स्ट 2 वर्ड्स एंड इसके एंडिंग 2 वर्ड्स मिला के स्मॉग बना है. ओके, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ विजिबल हेज. एक ऐसा टाइप का लाइक पर्दा, लाइक कह सकते हैं पर्दा ही कह सकते हैं, जो आंखों के सामने ऐसा पर्दा क्रिएट कर देता है जो एयर पोल्यूशन से बनता है. अच्छा, इसके मेजरली 2 टाइप होते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग एंड लंडन स्मॉग.
लंदन स्मॉग का लाइक हिस्ट्री में बता देता है। लंदन स्मॉग का नाम लंदन स्मॉग इसलिए पड़ा क्योंकि लाइक कुछ लाइक आई वुड से इट वाज आई गेस अराउंड 19th सेंचुरी या फिर उससे पुराना ही बात है। उस टाइम में लाइक काफ़ी ज़्यादा लाइक कोल हीटर्स हुआ करते थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लाइक पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ गया था। इसलिए ऑलमोस्ट जो लंदन था, इतना ज़्यादा स्मॉग कंटेंट वहाँ पे बढ़ गया था कि आपको लाइक अपने आसपास की चीज़ें भी नहीं दिख रही थी। इट वॉज लाइक पूरा शहर इट लाइक कवर्ड विथ लाइक आई वुड से अविजिबल हेज एक टाइप का पर्दे से कवर हो जाता है। हाँ, एनी डाउट्स? सो ओके, सो एक ऐसा टाइप का पर्दा बैठ गया था पूरे लंदन में, जिससे कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब ऐसा लाइक कहावत है, अब असल में हुआ था या नहीं है मुझे ठीक से पता नहीं है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइक रूमर, नॉट रूमर, इट इज़ स्टोरी दैट आई हैव हर्ड। सो जैसे कि हमने कवर किया कि दो टाइप के स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग और लंदन स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग एक ऐसा टाइप का स्मॉग है दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सनलाइट with nitrogen oxides and hydrocarbons characterized by high levels of ozones, peroxyacyl nitrates and other pollutants। अच्छा, peroxyacyl nitrate थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके बारे में भी देख के जाना। मे बी आई गेस हम लोग थोड़ा लाइक आगे जाके कवर करेंगे peroxyacyl nitrates को। एक मिनट, इसका कोई MCQ क्वेश्चन गया था। आई गेस आया था बट मिल नहीं रहा फिलहाल मुझे। एनीवे, हम आगे मे बी ऐसे आगे जाते जाते कवर करेंगे तो मिल जाएगा। तो फोटोकेमिकल स्मॉग एक ऐसा टाइप का स्मॉग है जो प्रोड्यूस होता है रिएक्शन ऑफ सनलाइट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। इस रिएक्शन से पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट्स बनते हैं एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ ओजोन। इसमें ओजोन, पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट और अदर पोल्यूटेंट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में पाई जाती हैं। इसका लाइक अगर क्वेश्चन आए कि फोटोकेमिकल स्मॉग और लंदन स्मॉग में क्या डिफरेंस है, तो लाइक आप लिख के आ सकते हो कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, इट हैज़ हाई लेवल्स ऑफ ओजोन्स, इट हैज़ हाई लेवल्स ऑफ PANs और पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स, whereas लंदन स्मॉग में हाई लेवल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा लंदन स्मॉग। लंदन स्मॉग इज अ टाइप ऑफ स्मॉग which is formed primarily from burning of coal, characterized by high levels of sulfur dioxide and particulate matter। बेसिकली एक ऐसा टाइप का स्मॉग है जो कोल बर्निंग से प्रोड्यूस होता है। लाइक कोल बर्निंग से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, और जब कोल बर्न करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर्स और काफ़ी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो इसका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक वो है, पॉइंट है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कोल बर्निंग से ही आता है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ स्मॉग दैट इज फॉर्म्ड प्राइमरीली फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल। एनी डाउट्स here? Shall I move on? Okay, next. Greenhouse effect. Greenhouse effect. Greenhouse effect is the trapping of heat in Earth's atmosphere by greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, and water vapor. This natural process is essential for maintaining a habitable temperature on Earth. ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा टाइप का फिनोमेना है जिसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करके रखते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जांपल्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर। अच्छा,
अब ये ग्रीन हाउस गैसेस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप क्यों करते हैं? जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक हैबिटेबल टेम्परेचर होता है, उस हैबिटेबल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रीन हाउस गैसेस है तभी अर्थ में हैबिटेबल टेम्परेचर मेंटेन्ड है और ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे प्लैनेट में हैं। ये हैबिटेबल टेम्परेचर क्यों बाकी प्लैनेट्स में इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। दैट्स वाई ग्रीन हाउस इफेक्ट सुनने में अगर आप बचपन में पढ़ा होगा, सुन के काफ़ी ज़्यादा लगता होगा कि ग्रीन हाउस का इफेक्ट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ, फॉर आवर अर्थ। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ नॉट बैड, एक्चुअली बैड फॉर अर्थ। इट इज़ दैट द एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ बैड। जब कुछ भी चीज़ जब अधिक मात्रा में ली जाती है या अधिक मात्रा में होती है तो अपने आप बुरी हो जाती है। अच्छा, एनी डाउट्स यहाँ? ओके, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर दी और ग्लोबल वार्मिंग की बात ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट caused by human activities, primarily the burning of fossil fuel. ग्लोबल वार्मिंग जो है एक टाइप का ऐसा फिनोमिना है जिसमें अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो हर साल ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गया है एज ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ जा रही है, एंड दैट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, प्राइमरली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसीलिए हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एंड मुझे ये बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो WHO है, WHO नहीं, आई डोंट कोई वो है, आई फॉरगॉट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, सिंस हम लोग इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारा जो ओजोन लेयर है वो हील कर रहा है, काफ़ी हद तक हील कर चुका है, एंड इट इज़ प्रेडिक्टेड कि 2066 तक ये पूरी तरीके से हील कर जाएगा। मतलब बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो ओजोन लेयर था वो हम वापस से पा लेंगे। एंड डाउट्स? नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊं। ओके, सो हमारा अगला टॉपिक है एसिड रेन। Acid rain is the precipitation with a pH lower than 5.6, resulting from an atmospheric deposition of acid pollutants such as sulfur dioxide, nitrogen oxides. Acid rain can harm forest, aquatic ecosystem and infrastructure. बेसिकली एसिड रेन एक ऐसा टाइप का प्रेसिपिटेशन है जिसका जो पीएच होता है उसका जो पीएच इट इज़ लोअर देन 5.6, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द ऑलमोस्ट नहीं, एसिडिक लेवल पे ही है, या एसिडिक लेवल पे पीएच रहता है, एंड इट इज़ मतलब ये होता किस लिए है? ये बेसिकली डिपोजिशन ऑफ एसिडिक पोल्यूटेंट्स के कारण होता है। इट इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन ऑफ एसिड पोल्यूटेंट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कॉजेस एसिड रेन। तो इन दोनों का जब एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिपोजिशन हो जाता है तब ये एज अ बारिश की तरह नीचे गिरते हैं, जिसका पीएच जो है वो 5.6 से लोअर होता है। और ये जब आता है ज़मीन पे, हमारे लिथोस्फेयर पे आता है, तब ये फॉरेस्ट, एक्वाटिक इकोसिस्टम और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। एनी डाउट्स या?
अच्छा, मैंने ओजोन लेयर का जो वो बता दिया था, न्यूज़ बता दिया था, वो मेरे को ग्लोबल वार्मिंग में नहीं, मेरे को यहाँ पे बताना चाहिए था। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा पहले ही बता दिया। ओजोन लेयर का ग्लोबल वार्मिंग से कोई वो नहीं है, आस्था वास्ता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग अलग चीज़ है, ओजोन लेयर अलग चीज़ है। एनीवे, लास्ट टॉपिक, ओजोन लेयर डिप्लीशन. So, ozone layer depletion is the thinning of ozone layer in the stratosphere primarily caused by the release of chlorofluorocarbon CFC and other ozone depleting substances. Ozone layer depletion allows more harmful and ultraviolet radiation to reach the earth's surface. So ozone layer depletion जो है, it is the process of थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. अच्छा, काफ़ी लोग सोचते हैं कि ओजोन लेयर में छेद आ गया, अगर हम जो बोल रहे हैं ओजोन लेयर में छेद आ गया, वो लिटरली छेद हो जाता है ना, वो छेद नहीं होता. द थिंग इज, उस तरफ उस जहाँ पे हम बोलते हैं कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, वहाँ पे इट इज़ लाइक थिनिंग. ओजोन लेयर एक बहुत मोटा लेयर है, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पतला हो गया उस स्पेसिफिक लेयर में, इसलिए जो लाइक अल्ट्रावायलेट रेड्स है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर आ रहे हैं. लाइक अननेसेसरीली जो इतना रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज एंटर कर जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में हमारे. अच्छा, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है. अच्छा, ये याद रखना कि ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है. तो स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन लेयर में थिनिंग हो रहा है, विच इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. 20 लाइक अर्ली 20th एंड लाइक अर्ली 20th सेंचुरी और ऑलमोस्ट लाइक हम स्टार्टिंग के डेकेड्स ऑफ इफ आई एम नॉट 21st सेंचुरी में भी जो हम रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते थे उसमें जो कूलेंट इस्तेमाल होता था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता था. एंड इट इज़ अ वेरी मेजर कॉम्पोनेंट which is affecting the thinning of ozone layer. क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को काफ़ी ज़्यादा पतला कर रहा है. कैसे, मैं बताता हूँ. क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जाके रिएक्ट करते हैं O3 से. एंड इससे एक ऑक्सीजन को तोड़ के वो HOCl3 बनाते हैं. जैसे ओजोन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा घट जाती है एटमॉस्फेयर से, स्ट्रेटोस्फेयर से, तो और वहाँ पे थिनिंग हो जाती है. ओके, and other ozone depleting substances. And ozone layer depletion allows more harmful ultraviolet radiations to reach Earth's surface. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो अर्थ में घुस जाता है थिन जहाँ पे ओजोन लेयर का थिनिंग हो चुका है. और सिंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये थिनिंग कॉज कर रहा है, और जब हमें ये पता चला तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमने रिप्लेस कर दिया HCFC से, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन. अच्छा, जैसे मैंने बोला कि लाइक आई एम रियली सॉरी कि मैंने वो ग्लोबल वार्मिंग में पता नहीं क्यों बोल दिया था. लाइक सिंस हम रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल नहीं, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में काफ़ी ज़्यादा लाइक ट्रांसफ़र हो चुके हैं और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हमने यूज़ करना बंद कर दिया है, तो हमारा ओजोन लेयर जो है वो हील कर रहा है. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2066 तक ये हील कर जाए. अब ये किसने स्टेटमेंट दिया, एक बार मैं वेरीफाई करके बताता हूँ, क्योंकि आप आंसर्स में भी लिख के आ सकते हो. लाइक मैंने स्लॉट में लिखा था ये चीज़, तो एक्स्ट्रा 1-2 लाइन इसी में बन जाते हैं आंसर में. यूएन वेदर एजेंसी ये फिर यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के अनुसार ये इट इज़ ऑन द ट्रैक ऑफ हीलिंग एंड इट विल फुल्ली हील बाय 2066. ये आप लिख सकते हो आंसर में, तो इससे 1-2 एक्स्ट्रा लाइन बन जाते हैं,
So that is good. Okay, any doubts still here? अगर डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. नो डाउट्स? ओके, ठीक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अब हम नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे. मिलते हैं मॉड्यूल 2.2 पे.